राजेंद्र रागल जी ने हमें ज्वाइन किया वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका। राजेंद्र जी, चल क्या रहा है? देखिए, कहा जा रहा है 2 ही कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो खबर आई है शाम को, वो बता रही है कि बीजेपी ने 4 फॉर्म खरीदे। 2 कैंडिडेट के लिए 4 फॉर्म खरीद लिए गए और कहा जा रहा है कि विनोद गोटिया मॉडल अपनाया जा सकता है। तीसरा कैंडिडेट निर्दलीय के तौर पर उसे सपोर्ट कर सकती है उतार करके बीजेपी। क्या सर इसकी संभावनाएं बनी हुई है क्या? मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि कांग्रेस के पास एक राज्यसभा के लिए एक सीट का पर्याप्त बहुमत है और पर्याप्त बहुमत के तहत वो काम कर सकते हैं। पता नहीं, अब जैसे आप बता रहे हैं और मुझे भी ये पता चला है, तो हॉर्स राइडिंग और ये सब चीजें अगर होती हैं और किसी तरीके से, जिस तरीके से अभी बिहार में और जिस चुनाव लड़ा गया था, अगर उस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है तो फिर कांग्रेस को सामना करना थोड़ा मुश्किल होगा। और कांग्रेस अपने विधायकों को कितना संभाल पाती है, क्योंकि जिस तरीके से नरेश ज्ञानचंदानी ने कहा है, नरेश ज्ञानचंदानी की कोई गिनती उसमें होती नहीं है, क्योंकि नरेश ज्ञानचंदानी तो ने जो कहा है वो तो अपनी उनकी भावनाएं हैं और कांग्रेस न तो वो विधायक हैं और न ही वो पार्टी के कोई गंभीर कार्यकर्ता हैं या ऐसा कहा जाए कि एक्टिव व्यक्ति हैं। इस तरीके की एक्टिवनेस उनको दिखी नहीं है। परंतु ये देखने को जरूर आ रहा है कि कहीं राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में इस बार इस तरीके की हॉर्स राइडिंग और इस तरीके की कम संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी कि बीजेपी सशक्ता से, दमदारी से इस बात को कह रही है कि तीसरा भी अगर हमको कहे तो चुनाव जिता के दिखाएंगे, जैसा कैलाश जी ने कहा है जी। तो कैलाश जी की बात को तो कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, परंतु इसकी संभावनाएं, मुझे ऐसा लगता है अभी कि कांग्रेस के कल विधायक दल में ये तय हो जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। पर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में इसकी संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए मैं आनंद जी आपके पास आता हूं। आनंद जी, देखिए 18 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव की जो रणनीति की चर्चा हो रही है, उसमें देखिए बहुत से संकेत आनंद जी ऐसे मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संदेह हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कमलनाथ जी जो है वो शामिल नहीं होंगे, जबकि वो वरिष्ठ नेता हैं और दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, जीतू पटवारी हो, इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि बीजेपी अगर कुछ सोच रही है तो उसे निष्क्रिय किया जा सके। तो ये सिर्फ संयोग हो रहे हैं कि एक कोई नेता नाराज होकर के ट्वीट कर दे रहा है कमलनाथ जी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, या कुछ और है? मुझे लगता है राजेंद्र रागल साहब ने जो बात कही है कि ज्ञानचंदानी जी ने अपनी निजी भावनाएं कही हैं और जो उन्होंने पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग की है उसका भी हम लोग अगर चाहे तो वर्ड बाय वर्ड जो है वो सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपने कमलनाथ जी वाला प्रश्न पूछा है तो कमलनाथ जी ने आज मीनाक्षी नटराजन जी कमलनाथ जी के दिल्ली वाले आवास में मिली है, आवास पर मिली है और आपके ही जो वेबसाइट है lalluram.com उस पर ये खबर मैंने देखी जी। तो ये मुलाकात बहुत सौजन्यतावश और शिष्टाचारवश हुई है और साथ में जो है कमलनाथ जी ने उन्हें कहा है कि ऑल दी बेस्ट, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो अगर वो नहीं शामिल भी होंगे तो उसका कारण पार्टी को अवगत कराएंगे जी। यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कमलनाथ जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है। भाजपा कह देगी कि ये प्रश्न उठाइए तो ये प्रश्न उठ जाएगा, वो अलग विषय है। लेकिन सीधा मामला जो है वो ये है कि हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है राज्यसभा के हमारे कैंडिडेट को जिताकर लाएंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जो अब तक भाजपा ने एक डाइसी सा एक हमारी विधायक को अपने पार्टी संगठन की बैठकों में शामिल करवाया और लगातार जो है उसके साथ मुख्यमंत्री ने मंच साझा किया भाजपा की रैलियों में, उसके बावजूद उस पर दल बदल की कार्रवाई नहीं हो रही है। उस विधायक के बारे में भी निर्णय आ जाएगा कि वो किस पाले में रहेंगी। तो जिसे ये 62 कह रहे हैं वो 63 हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। ये एक बड़ी चीज है जिसको समझने की जरूरत है और भाजपा कैंडिडेट तय करे। मैं तो कह रहा हूं प्रेम व्यास जी से, करे तय। ठीक है प्रेम व्यास जी, इस तरह का कुछ हो सकता है कि कोई एक निर्दलीय व्यक्ति खड़ा हो जाए, बीजेपी पीछे से उससे सपोर्ट कर दे और 3-4 कांग्रेस के नेताओं के लिए आसान हो जाए कि भाई बीजेपी के साथ भी नहीं गए, यानी बगावत खुल के भी नहीं हुई और नाराजगी भी जाहिर कर दे और आपका काम हो जाए। क्योंकि आप लोग करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में आप लोगों ने करके दिखाया था कि कैसे कांग्रेस इससे ज्यादा आश्वस्त थी जितनी आज है,
आज तो फिर भी वो उसके एक दो नेता मान रहे हैं कि फूट हो सकती है। उस समय तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। तो इस बार भी संभावनाएं बनी हुई हैं क्या? पिक्चर अभी बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई है। नहीं अभिलाष जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जो नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करी थी उनकी क्या थी, बाद में उनके स्टेटमेंट्स हुए थे ना, उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज, अगर देश हित में कोई निर्णय लिया गया है और कांग्रेस उसकी खिलाफत कर रही तो हम उस निर्णय के खिलाफ है। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। धारा 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर या विभिन्न तरह के संसद भवन को लेकर, कई सारे ऐसे मुद्दे रहे उपराष्ट्रपति को लेकर जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं से असहमत थे। अगर जो है सनातन धर्म को HIV एड्स और कोड कहा जाएगा तो कई सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने विरोध करा है। और अभी तो राम के तो खिलाफ थे, इनके ही राम गुहा साहब है जो विचारक थे, वो कांग्रेस के खिलाफ आ गए। गुलाम नबी आजाद इसके पूर्व में कांग्रेस के खिलाफ बयान दे चुके। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं को जिस तरह से राहुल गांधी की कांग्रेस ने दरकिनार कराई, ये उसकी पीड़ा है। और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह का निर्णय राहुल गांधी जी ले रहे हैं, मुझे बताइए, समानता का अगर निर्णय होता तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता। दूसरी तरफ राजेंद्र जी के बात से मैं असहमत हूं। मैं निजी तौर पर राजेंद्र जी का सम्मान करता हूं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि वो व्यक्तित्व जो है गंभीर नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी 2 बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दे सकती है जिसका नेतृत्वकर्ता गंभीर ना हो, जिसका व्यक्तित्व गंभीर ना हो? और अगर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस के लिए विडंबना का दौर है। 2010 में जिस तरह से रिश्वत कांड हुआ, 2016 में अजय माकन वर्सेस सुभाष चंद्र वाला विषय, 2017 में गुजरात में अहमद पटेल वोट नहीं करा, उसके बाद में पार्टी छोड़ दी। तो एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का अपने ही नेतृत्वकर्ता से विरोध करने का। यहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को पकड़ पकड़ के लाए और उनसे वोटिंग कराए। यह कांग्रेस की अपनी निजी नेतृत्वकर्ताओं की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ है कि हमारा संगठन मजबूत है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत है, हमारा प्रादेशिक नेतृत्व मजबूत है और उसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। ना मजबूत नहीं, वो तो बहुत मजबूत है। आनंद जी देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में भी आप लोग भरोसे में थे। आप क्या बिल्कुल श्योर हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी? आप बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि चूंकि मैं विपक्ष के नेताजी के साथ काम करता हूँ तो विधायकों से लगातार मेरी बातचीत और संपर्क होता रहता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जो कैमरे के सामने घूस लेते हुए पकड़े गए थे, वो घूस कांड पर बात करते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है। खैर, चूंकि आज विषय नहीं है इसलिए मैं नीट पर भी नहीं बोल सकता, आज इनके घूस कांड पर भी नहीं बोल सकता, लेकिन प्रश्न यही है कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। और मैं तो तीसरी बार कह रहा हूं आप ही की डिबेट में, खड़ा करो ना अपने सिंबल पर तीसरा प्रत्याशी। ना आनंद जी वो अपने सिंबल पर खड़ा नहीं करेंगे, वो ये भी कर चुके हैं ना। विनोद गोटिया वाला मामला आपको याद होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं कि क्या विनोद गोटिया जी, सूत्र बता रहे हैं कि दोबारा वो किसी निर्दलीय को खड़ा करके आपका खेल, वो यही करेंगे जब ये हारने की पोजीशन में आते हैं, जब ये समाज विरोधी काम करते हैं तो इसी तरह से अपना चेहरा छिपाकर किसी और के चेहरे को आगे कर देते हैं। ये हमेशा की इनकी रणनीति रही है। राष्ट्र प्रथम बोलते हैं, नीट परीक्षा का पेपर लीक करना कौन सा राष्ट्र प्रथम है? ठीक, राजेंद्र रागल जी के पास आते हैं। राजेंद्र रागल जी देखिए, कहा जा रहा है कि राज्यसभा 16 बार लीक हुए हैं, आप उसी पे चर्चा कर लीजिए ना आनंद जी। ना मुझे लगता है तो विषय के संदर्भ में चर्चा करिए, या जो आप विषय बोल रहे हैं तो ना उस पर भी डिबेट हुआ था। ना माफी चाहेंगे ना उस पर भी डिबेट हो चुका है। 2 दिन पहले उसी पर डिबेट था। ना 2 दिन पहले उसी पर डिबेट था सर। हमें सब्जेक्ट बदलने पड़ते हैं। 2 दिन पहले उसी पर डिबेट था सर। ठीक है आनंद जी, प्रेम जी, 1 मिनट मुझे राजेंद्र जी के पास आने दीजिए। विषय पर बने रहिए प्लीज विषय पर बने रहते हैं। राजेंद्र रागल जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में, आनंद जी ठीक है, राजेंद्र जी कहा जा रहा है राज्यसभा में बहुमत के लिए अब एक बहुत बेचैनी है बीजेपी के अंदर, और इस बेचैनी को दूर करने का, राजेंद्र जी का देखिए सिग्नल चला गया है, इस बेचैनी को दूर करने का एक तरीका यही हो सकता है कि कैसे भी करके हम अपनी संख्या बढ़ा लें। पश्चिम बंगाल से एक बड़ा कहते हैं कि बूस्टअप मिल चुका है और अब धीरे धीरे राज्यसभा में ताकत बढ़ाने की तरफ बीजेपी अगर बढ़ती है तो ये 1 सीट बहुत मायने रखेगी सर फिर। और फिर हम क्या कुछ भी होता देख सकते हैं, या आपको लगता है कि बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी क्योंकि 4-5 सीटों का अंतर है, विधायकों का अंतर है उसमें? यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जैसे व्यास जी ने बताया अभी कि ज्ञानचंदानी के बारे में, हाँ, ऐसे तो कई लोग हैं जो एक्टिव नहीं है कांग्रेस में या बीजेपी में। खास करके जब इन्होंने अपना एक नाम चलाया और पचौड़ी जी को ब्राह्मण नेता के रूप में इंट्रोड्यूस किया, हाँ, और कहा कि उन्हें राज्यसभा में लेकर जाएंगे जी, अचानक से क्या हुआ
कि रजनीश अग्रवाल पे और चूक साहब पे दाव खेलना पड़ा। तो इस तरीके की बात करना और बात करके अपनी बात को कुछ भी कह देना, ये जरा ठीक नहीं मालूम होता है। परंतु चुनाव जो है स्वस्थ परंपरा में होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसके पास कितने विधायक है, एक आध सीट से या किससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वोटिंग वाला चुनाव नहीं है, ये विधायकों द्वारा चुनने जाने वाला चुनाव है। राज्यसभा में जाने के लिए हॉर्स राइडिंग या किसी तरीके से खरीद फरोख्त करने वाला काम नहीं होना चाहिए, जो बीजेपी अभी तक करती आ रही है। देखने में यही आया कि बिहार चुनाव में भी इस तरीके की बात आई है, और अगर इस तरीके की मध्य प्रदेश में एक परंपरा बनती है तो परंपरा अच्छी नहीं होगी, मैं यही कहूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड है बस हमारे पास जी। नहीं, मैं इतिहास बताता हूँ। आदरणीय राजेंद्र जी वैसे मेरे से ज्यादा जानते हैं। 1968 में दल बदल नियम कब आया था? कांग्रेस ले गई थी। जब 510 विधायक कांग्रेस में गए थे तब दल बदल नहीं था, लेकिन 210 जब खिल गए तो यशवंत सिंह के निर्देशन में एक समिति बन गई। तो मुझे लगता है कांग्रेस का खरीदी फरोख्त का लंबा इतिहास है। तो सबसे पहले कांग्रेस को आईना देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति विचारधारा से प्रभावित होकर है, निश्चित रूप से उसका स्वागत। ठीक है, ठीक है। विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुत लोग आ जाते हैं। एक सेकंड मिश्रा जी, हाँ बोलिए। आप भी 10 सेकंड ले लीजिए। जब आईना देखने की बात है तो केवल 12-15 सालों के 20-25 चुनाव गिना देने वाले व्यास जी को मैं बता दूं कि 1951 से 2014 तक जो है मेरी पार्टी ने लगातार 12 चुनाव लोकसभा के जीते हैं, 12। और आप अभी 3 चुनावों के बाद इतने अहंकार की बातें करने लगे हैं। और विधानसभाओं के कितने चुनाव जनता भाजपा और जनता पार्टी हारी है, ये आप बेहतर समझ जाएंगे, क्योंकि इतिहास में जाने की आपकी बड़ी आदत है। उसका भी जवाब ना आप जवाब नहीं दीजिए सर, आप पर्सनल सवाल जवाब नहीं। सर समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। ना आप लोग दोनों बहुत अच्छी पार्टियां नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत अच्छी पार्टियां रही है। उसके बाद ना ठीक है। ना इतिहास, आप लोगों का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, वर्तमान बहुत उज्जवल है और भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। ना आनंद जी बस आनंद जी बस ठीक है, समय खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का इतिहास बस प्रेम व्यास जी ठीक है, हो गया। प्रेम व्यास जी क्यों एक दूसरे पर आप लोग लानत मनानत कर रहे हैं? वाले लोग थे भाई, दल बदल तो आप लोगों ने करवाया ही नहीं ना। कहां कौन कह रहा है बीजेपी और कांग्रेस दल बदल कराती है? इस देश के इतिहास में कहीं ऐसा कोई जिक्र आया है जब कांग्रेस ने कभी दल बदल करवा दिया हो या बीजेपी ने? हम कहां कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे पाक साफ हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। समस्या यह है कि सत्ता जब होती है तो उस सत्ता से मिलती जुलती विचारधारा में, उससे मिलती जुलती विचारधारा या उससे मिलती जुलती आत्मा की आवाजें सुनी जाती हैं। और कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा अपने अपने वक्त पर यह किया है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए डिबेट हो रहा है कि क्या इस बार भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो सकता है। कांग्रेस भरोसे में हमेशा रही है, लेकिन बीजेपी ने जो करके दिखाया है वो ये बताता है कि बीजेपी जो कह रही है उसे मत देखिए, बीजेपी जो कर रही है उसे देखिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और बीजेपी जो कर रही है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतिहास को दोहराती रही है और अपने नंबर बढ़ाती रही है। इस बार राज्यसभा में क्या कांग्रेस को बीजेपी को हल्के में लेना फिर से बड़ी भूल साबित होगी, या फिर बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि इस रिस्क में अगर एक भी विधायक इधर उधर हो गया तो बड़ी फजीहत हो सकती है। वक्त बताएगा कि अंजाम क्या होगा। बहुत शुक्रिया करता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी का, आनंद जाट जी का, राजेंद्र रागल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।